गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। कल भी इसी उप विषय पर हमने परिचर्चा की थी। जो इसमें विशेष तौर पे रहता है, जो शेष रहता है विशेष लेखन की बातशाली, विशेष लेखन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अर्थ, व्यापार, खेल जगत, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून इत्यादि, इन्हीं पर परिचर्चा करेंगे। तो आज जो हम करेंगे विशेष लेखन की बात शैली। विशेष लेखन की शैली क्या होती है? शैली यानी कि स्टाइल, उसका लिखने का ढंग तरीका क्या है, उसके लिए लैंग्वेज कैसे होनी, कैसे प्रयोग करनी चाहिए, इसी पर हम परिचर्चा करेंगे। तो इस विशेष लेखन के लिए कुछ नियम लागू होते हैं, और ये नियम इसलिए लागू होते हैं ताकि ये जो विशेष लेखन है, ये विशेष लेखन सरल हो सके, और जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाले को ये आसानी से समझ आ सके। इस तरह से विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से होता है, उनमें से अधिकतर तकनीकी रूप से ये जटिल क्षेत्र होते हैं, और इस तरह से उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझना आम आदमी के लिए कठिन काम बन जाता है। इस तरह से इन क्षेत्रों में विशेष लेखन की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल ना हो, आसानी रहे। और इस तरह से विशेष लेखन की बात और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग दिखाई देती है। उनके बीच सबसे बुनियादी अंतर यही होता है कि हर क्षेत्र की अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है। इस तरह से, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, जैसे कारोबार है, कारोबार पर विशेष लेखन आपको करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी शब्दावली से आपको उसमें कारोबार लेखन में होने वाली जो शब्दावली है, उसमें जो आप इस्तेमाल करने वाले जो शब्द है, तो वो उससे आप उस शब्दावली से भली भांति पूर्वक परिचित हो। दूसरा, अगर आप उस शब्दावली से अच्छे से परिचित हैं, तो आपके सामने अब एक चुनौती आएगी, और वो चुनौती क्या होगी कि आप अपने पाठकों को भी उसी शब्दावली से भली भांति पूर्वक परिचित कराएं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिस शब्दावली का आप प्रयोग कर रहे हो कारोबार में, जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हो, वो शब्द जो सुनने वाला, जो पढ़ने वाला है, उसको भी समझ आने चाहिए, उसको भी उनका पता होना चाहिए। वरना ये विशेष लेखन में आपको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पाठक को भी उस शब्दावली से भली भांति पूर्वक परिचित आपको आपको वो पाठक को भी आप पाठक को भी भली भांति पूर्वक आप उस शब्दावली से परिचित कराएं, जिससे कि आपकी रिपोर्ट को समझने में उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। इस तरह से मिसाल के तौर पर कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में आप अक्सर देखिए, तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेशक, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात जैसे शब्द पढ़ते होंगे, देखते भी हो आप। इसी तरह सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, या आवक बढ़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, या शेयर बाजार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसिंग आसमान पर, आदि शीर्षक भी आपकी निगाहों से अवश्य गुजरते होंगे। इसी तरह पर्यावरण, मौसम से जुड़ी खबरों के लिए भी उससे जुड़े खास शब्द, मसलन पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता,
कचरा, टॉक्सिक्स कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का केंद्र या रुख आदि शब्दों को भी आप भली भांति पूर्वक देखते होंगे। खेलों में भी आप भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा या हराया। चैंपियंस कप में मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेकना आदि शीर्षक सहज ये आपको अपनी ओर आसानी से खींच लेते हैं। इस तरह से विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने बीट से जुड़े हो, आप जिस भी बीट से जुड़े हो, आप जिस भी फील्ड से जुड़े हो, जिस क्षेत्र में आपने निपुणता प्राप्त की है, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे व्यापार जगत हो, चाहे कृषि जगत हो, या विदेश से संबंधित खबरें आपको बतानी हो, या फिर बताने ये पर्यावरण से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित, किसी से भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जिस भी बीट से आप जुड़े हो, जिस भी बीट से जुड़कर आप समाचार लिखते हो, उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली में प्रयोग करनी पड़ेगी आपको। और उल्टा पिरामिड शैली मैंने आपको पहले बताया है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले जो मेन खबर होती है, मुख्य जो खबर होती है, और उसके बाद उससे कम अहमियत वाली, और उसके बाद उससे भी कम अहमियत वाली जो खबर होगी, उसी को हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। उल्टा पिरामिड शैली का मैंने चित्र भी आपको बना के दिखाया था। और ये जो बातें हैं ना, ये जो विशेष लेखन से संबंधित है, कल भी हम पढ़ चुके थे कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, और ये क्या नाम है, बिट रिपोर्टिंग क्या होती है। इस प्रकार की जो बातें हैं, सिर्फ ये मत सोचना कि ये सिर्फ आपका +1 का में +2 में आएंगी, या +1 में नहीं, +1 में आएंगे या +2 में नहीं आएंगे। नहीं, ये जो किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये आपकी +1 में भी काम होगी और +2 में भी काम आएगी। +2 में भी ये काम आएंगे। फ्रीलांसर पत्रकार क्या होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार क्या होते हैं, अंशकालिक पत्रकार क्या होते हैं, ये सभी की सभी बातें आपको जब अगर आप +1 में ही 11वीं कक्षा में आप इन बातों से परिचित हो जाओगे, तो 12वीं कक्षा में आपको इस प्रकार की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कुछ जो अध्याय हैं जो 12वीं कक्षा में प्रयोग होते हैं, वो आपको अभी करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप भली भांति पूर्वक उनसे परिचित हो सके। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप समाचार फीचर लिखते हैं तो उसकी शैली कथात्मक हो सकती है। अगर आप कोई भी समाचार फीचर लिखोगे तो उसकी शैली कैसी होनी चाहिए? कहानी के तौर पे होती है। और इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिखते हो तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह ही करोगे। जैसे आप मान लो किसी केस स्टडी से उसकी शुरुआत करते हो, तो किसी खबर से जोड़कर, यानी कि न्यूज पेज के जरिए भी उसे शुरू किया जा सकता है। इस तरह से पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ से जोड़कर पेश करने की संभावना उसमें बनी रहती है। चाहे आप शैली कोई भी अपनाएं, लेकिन मूल बात एक ही होती है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका जो आलेख सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। एक बात और हमें ध्यान रखनी होगी कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते। जो जिनकी रुचि होती है विशेष लेखन को पढ़ने में, वही इस पृष्ठ को या इस लेख को पढ़ते हैं। वरना अधिकतर, मान लो आपकी रुचि खेल जगत से संबंधित है, तो आप सबसे पहले स्पोर्ट्स पेज निकालोगे न्यूज़पेपर में, और स्पोर्ट्स से संबंधित आप देखोगे कि विराट कोहली ने कल शतक लगाया या नहीं लगाया, महेंद्र सिंह धोनी कितने
रन बनाकर आउट हुए, उस महेंद्र सिंह धोनी ने कितने छक्के लगाए, भुवनेश्वर कुमार ने कितना विकेट लिए, ये सभी बातें आप पृष्ठ से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं, चाहे वो देश की हो या विदेश की हो, वो सभी प्रकार की जानकारी आप हासिल करते हो। अगर आपकी रुचि व्यापार जगत में है, तो आप व्यापार जगत का जो पेज है वो आप निकालोगे, उसमें बारीकी से आप सभी कुछ जानकारियां हासिल करोगे कि आज सेंसेक्स कितने प्रतिशत लुढ़का है, कि और आज जो आपका क्या नाम है, सोने का भाव क्या है, चांदी का भाव क्या है, ठीक है। और इस प्रकार से आप देखोगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आई या नहीं, कच्चे तेल की कीमत क्या है, ये सभी प्रकार की। अगर आप अपने राज्य से संबंधित खबरें जानना चाहते हो तो आप पृष्ठ संख्या 2 या 3 पढ़ोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसकी जैसी रुचि होती है उस रुचि के अनुसार, अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर को क्या करते हैं, उस न्यूज़पेपर को 2 या 3 बार बांच लेते हैं, 2-3 बार पढ़ लेते हैं उसे, जैसे जैसे उन्हें समय लगता है वैसे वैसे ही वो एक खबर को 2-3 बार पढ़ लेते हैं, और जब तक एक दूसरे में वो आवंटित नहीं करते, एक दूसरे में वो उस खबर को नहीं बांटते, नहीं बताते, तब तक उनके मन को चैन भी नहीं मिलता, किसी प्रकार से सुख शांति नहीं मिलती है उनके मन को। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो विशेष विशेष लेखन है, विशेष लेखन सामान्य लेखन से अलग होना चाहिए, और इस तरह से ये रुचि के अनुसार भी होती है ये बात। अब जो संपादकीय पृष्ठ है, संपादकीय पृष्ठ, मुझे लगता है कि संपादकीय पृष्ठ हम सभी पढ़ते हैं। वैसे देखें तो न्यूज़पेपर हम सभी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और संपादकीय जो पेज है, संपादकीय पेज, ये किसी भी अखबार की आत्मा कहलाती है। और मैंने कल भी बताया था आपको, ये पेज नंबर 4 होता है अधिकतर न्यूज़पेपरों में। अंग्रेजी के न्यूज़पेपर का तो देखो मुझे पता नहीं है, बाकी हिंदी के जितने भी अखबार हैं उन सभी में ये पृष्ठ संख्या 4, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ेंगे, और एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग ही होता है। जैसे समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार का पन्ना कम पाठक पढ़ते हैं, लेकिन जो पाठक पढ़ेंगे उनकी अपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, ठीक है। अपेक्षा यानी कि किसी से उम्मीद रखना, उनकी अपेक्षा सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक होगी, और इस तरह से उस विषय या क्षेत्र से वो हमेशा ही जुड़ कर रहते हैं। इसीलिए उनकी अपेक्षा एक बात और होगी कि उन्हें उन विषयों या क्षेत्रों के बारे में ज्यादा विस्तार और गहराई से भी बताया जाएगा, ठीक है। ये बात थी विशेष लेखन की भाषा और उसकी शैली से संबंधित। अब विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इनसे भलीभांति पूर्वक आप जान लीजिएगा। कुछ क्षेत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थ व्यापार, खेल जगत, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि जगत, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। अब देखिए, विशेष लेखन के कई क्षेत्र होते हैं। आमतौर पर आप देखते हो कि रिपोर्टिंग और बीट को छोड़कर वैसे सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आ जाते हैं, जिनमें अलग से एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। लेकिन समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार और सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली, रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज्यादा महत्व देते हैं। इस प्रकार से रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और
विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जाती है। आगे देखिएगा, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। तो विशेष लेखन के लिए हम जब एक एक्सपर्ट की बात करेंगे, एक विशेषज्ञता की बात करेंगे, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके उस अर्थ में एक्सपर्ट हैं। यानी कि जिस अर्थ में एक प्रोफेशनल अर्थशास्त्री आर्थिक मामलों में एक्सपर्ट होता है, या कोई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी या सैन्य विज्ञान में डॉक्टरेट रक्षा मामलों का एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ होता है। हालांकि हाल के वर्षों में मीडिया में ऐसे विशेषज्ञ पत्रकारों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है, और इस प्रकार से अर्थशास्त्र या पर्यावरण विज्ञान या एमबीबीएस जैसी प्रोफेशनल और उच्च डिग्री लेकर पत्रकारिता में भी आए हैं। अब आप देखोगे, एक बात बताऊं, ये जो जर्नलिज्म वाली बात अगर करें तो ज्यादातर ये पहले बहुत ही कम देखने में मिलती थी, होती तो थी, लेकिन इसमें जो डिग्री डिप्लोमे होते थे वो बहुत ही कम लोग क्या करते थे। लेकिन अगर बात करें 2007-8 की, 2007-8 से ये इसमें धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो गया, और इसमें डिग्री डिप्लोमे होने शुरू हो गए। 2007 में बीए के बाद या एमए के बाद भी इसमें एक पीजीडी जेएमसी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन ये होता था। लेकिन धीरे धीरे अब इसमें क्या हो गया, 12th के बाद ये डिप्लोमा आप प्राप्त कर सकते हो, इसमें डिग्री भी कर सकते हो, और इसमें आप पीएचडी डिलीट भी कर सकते हो जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में। धीरे धीरे इसकी जो वरीयता है, धीरे धीरे जो इस पे विद्यार्थियों ने, लोगों ने इसमें काफी रुचि दिखाई है, और धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें जो डिग्री डिप्लोमे है वो अधिक हासिल करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो आज के हमारे स्कूल से भी काफी विद्यार्थी जो पास आउट हो चुके हैं, जैसे मोनिका है, मोनिका के यूके से इसमें डिग्री कर रही है, और भी कुछ ऐसे विद्यार्थी इस जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये आपके लिए एक ऐसा व्यवसाय है कि जिसे आप घर बैठकर भी कर सकते हो। एक एक तरह से ये आपके लिए एक साइड बिजनेस के तौर पे भी है। अगर आप इसमें जितना घुसने की कोशिश करोगे उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस तरह से पत्रकारिता विशेषज्ञता का अर्थ ये है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को एक हद तक विकसित करना, ताकि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं और मुद्दों की आप सहजता से व्याख्या कर सकें और पाठकों के लिए उनके मायने बिल्कुल ही क्लियर कर सकें, स्पष्ट कर सकें। अब आपको इसमें एक्सपर्ट कैसे होना है इस विशेष लेखन में, तो इसके बारे में देखिएगा। आजकल पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी कि सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषता नहीं, कि बजाय मास्टर ऑफ वन, यानी किसी एक विषय में एक्सपर्ट होना की मांग भी होती रहती है। और सवाल ये भी उठते रहते हैं कि आप किसी भी विषय में एक्सपर्टता कैसे हासिल करें, विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करें। इस मामले में सबसे अहम बात यही है कि आप जिस भी विषय में विशेषता हासिल करना चाहोगे उसमें आपकी वास्तविक रुचि अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में एक्सपर्टता यानी कि विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हो तो बेहतर यही है कि आप उच्चतर माध्यम और स्नातक स्तर पर उसी से या उससे जुड़े विषयों में आप
अध्ययन करें, पढ़ाई करें। इसके अलावा अपनी रुचि के विषय में पत्रकारी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषय से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी पड़ेंगी। एक बात बताऊं मैं आपको, देखो ये तो किताबी शब्दावली है, एक सामान्य तौर पे बताऊं, क्योंकि मैंने इसमें मास कम्युनिकेशन में डिग्री की हुई है। 2010 में मैंने डिग्री की थी इसमें, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट डिवीजन में। तो उस तौर पे उस समय देखो इसमें क्या है, जब आप डिग्री करोगे और डिग्री करने के बाद जैसे एमए करते हो आप, एमए मान लो हिंदी से ही करोगे, तो एमए हिंदी में आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो आप, पत्रकारिता का, प्रेमचंद का, निराला का, इस प्रकार से आप हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसे ही इसमें भी पत्रकारिता में भी आप क्या हो, अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिर 5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। और उसमें आप अपनी रुचि के अनुसार आप उसमें आगे एमफिल या पीएचडी आपको जो करना है वो उसके अनुसार आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मेरा जो बताने का मकसद ये है कि इसमें भी आप 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 ये जो आपका अगर एमए करते हो इसमें, तो आपको 5 पेपर देने पड़ते हैं अलग अलग उसमें, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, अगर हिंदी की बात करते हैं तो इस तरह से, ऐसे इसमें आपको देने पड़ते हैं। अभी तो फिलहाल मुझे ध्यान नहीं है क्या क्या नाम है उनके, ठीक है, लेकिन जैसे ही ध्यान आते हैं आपको बताते हैं इसके बारे में। आगे चलिएगा, और इस सिलसिले में सबसे जरूरी बात यही है कि आप जिस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हो उसमें आपकी वास्तविक रुचि अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल प्राप्त करते हो तो बेहतर यही होगा कि आप उच्चतर माध्यम और स्नातक स्तर पर उससे जुड़े और उसमें गहन अध्ययन करें, उसका गहन अध्ययन करें। इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के विषय में पत्रकारिता विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषय से संबंधित पुस्तकें भी खूब पढ़नी पड़ेंगी, और विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट भी रखना पड़ेगा। इस तरह से उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंगों से संबंधित भी आपको एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। साथ ही उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषणों की कटिंग भी आपको सुरक्षित रखनी पड़ेगी। इस तरह से आपको उस विषय में जितनी जितनी संभावना होगी उसकी उसी के संदर्भ में आपको जो सामग्री है वो सामग्री आपको जुटा कर रखनी पड़ेगी। अब सुबह ही वो मोनिका का मेरे पास फोन आया, एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट कर बात बताता हूँ। मोनिका का मेरे पास फोन आया कि सर ऐसे ऐसे है ना, मुझे इसमें हरियाणवी में रिपोर्टिंग करनी है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो मैंने उसको बताया इस विषय में कि आपको अगर हरियाणवी में ही रिपोर्टिंग करनी है तो आपको सबसे पहले तो हरियाणा, ये जो लैंग्वेज है, ये जो आपकी बोली है हरियाणवी बोली, लैंग्वेज बोली है जो, तो इस बोली में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इस शब्दों का पता होना चाहिए, उसकी वहाँ की इसकी शब्दावली का आपको बारीकी से पता होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने उसे इस प्रकार की जानकारी दी। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, अगर आप किसी भी उसमें एक्सपर्ट बनना है आपको, तरह तरह से आजकल तो यूट्यूब चैनल है और टेक्नोलॉजी इतनी है कि साइंस की जो देन है, उस साइंस की देन को आप अच्छे से गेन कर सकते हो, अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। किसी जैसे ये डीएनए टेस्ट होता रहता है, डीएनए टेस्ट सुधीर चौधरी के द्वारा, इस प्रकार की रिपोर्टें आप देखते हो, इस प्रकार की जो समाचार आप देखोगे, तो ये महान जो ये क्या नाम है जो एक्सपर्ट होते हैं, इस प्रकार के लोगों, ये जो पत्रकारों के जो पत्रकार होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, ये आप इनकी खबरों को देखो, पढ़ो, सुनो, और इनकी जो कटिंगे हैं वो आप अपने पास सुरक्षित रखो। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया। और आगे देखिएगा, फिर भी आगे चलते हैं। इसके अलावा उस विषय का जो शब्दकोश है, हाँ, आपका ये पास
उस विषय से संबंधित जो डिक्शनरी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होनी चाहिए। और जिस विषय से में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहोगे उससे जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता होना चाहिए, टेलीफोन नंबर आपके पास होने चाहिए, उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फोन नंबर आपकी डायरी में अवश्य होने चाहिए। और इस तरह से एक पत्रकार की विशेषता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे अगर आर्थिक विषयों पर विशेषता हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेष नाम और फोन नंबर आपके पास अवश्य होने चाहिए। अगर आप उनसे बातचीत करके किसी घटना या फैसले या नीति के अलग अलग पहलुओं को समझ सकते हैं तो उसका आप यही जानने की कोशिश करोगे कि उससे संबंधित तरह तरह की जानकारी आप हासिल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। अगला पृष्ठ है, इस तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय में एक्सपर्टता हासिल कर लेते हो और आप अपने आप को अच्छे से विकसित कर सकते हो। लेकिन एक बात और अवश्य याद रखनी होगी हमें कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आएगी, यानी कि जो एक्सपर्ट होता है वो एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे आप। इसके लिए तरह तरह का जो आपको अनुभव है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। उस विषय में निरंतर दिलचस्पी आपको दिखानी पड़ेगी, आपको उस विषय में एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आप उस विषय में क्या रहोगे, क्या बन सकते हो, एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विशेष लेखन का दायरा बहुत ही बड़ा होता है और इसके कई पहलू होते हैं। हम यहाँ हर एक क्षेत्र के बारे में अलग अलग चर्चा करके कुछ चुनिंदे क्षेत्रों के अलग अलग चर्चा न करने के बजाय हम कुछ क्षेत्रों के विषय में आपको विशेष लेखन की बारीकी और उसकी शैलियों के बारे में बताते हैं। जैसे कारोबार और व्यापार से संबंधित एक गतिविधि है, उसके विषय में आपको बताते हैं। अगर आप रोज समाचार पढ़ते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार पत्र में कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है। कुछ अखबारों से आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होंगे। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का पृष्ठ न हो तो हम संपूर्ण समाचार पत्र तो वह संपूर्ण समाचार पत्र बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसकी वजह यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार होता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका विशेष महत्व होता है। हम बाजारों से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में तरह तरह की योजना बनाते हैं और कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिसमें आर्थिक फायदे, नफा नुकसान आदि की बात होती रहती है। तो इन सब का कारोबार और अर्थ जगत से संबंध जुड़ा रहता है। अगला प्रश्न निकाल लीजिएगा। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफी पाठकों की रुचि होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि शेयर बाजार का सेंसेक्स इतना चढ़ा, इतना नीचे गिर गया। इसी तरह सोना चांदी के भाव, विदेशी मुद्रा की कीमतें, जरूरी उपभोक्ता चीजों की कीमत या खेती बाड़ी से जुड़ी चीजों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? आम लोगों को इसके बारे में क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें इससे कैसे बचना होगा, ये जानकारी आम पाठकों को तभी प्राप्त होगी जब आम पाठक इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे। तो कारोबार, व्यापार और हर जगत का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। इसमें कृषि से लेकर उद्योग तक और व्यापार से लेकर शेयर बाजार तक अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। इन सभी क्षेत्रों में एक साथ आप विशेषता हासिल करना आपके लिए एक तरह से कठिन काम होगा,
यही कारण है कि कारोबार और जगत में भी आपको कोई खास क्षेत्र चुनना पड़ेगा। जैसे कोई शेयर बाजार में एक्सपर्ट होता है तो कोई निवेश में एक्सपर्ट होता है, कोई बैंकिंग में एक्सपर्ट होता है तो कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है, और कोई बजट के मामले में तो कोई मंडी के मामले में। इसी तरह कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ता गहरा रहता है। खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश में खुली अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। वैसे भी अर्थ नीति और राजनीति के बीच गहरा रिश्ता रहता है। इसलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की जानकारियां होनी चाहिए, ताकि आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आम लोगों को इसके शब्दावली के बारे में, उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता। उससे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए, यह आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का एक ऐसा पाठक वर्ग भी होता है जो उस क्षेत्र में जुड़ा होने के कारण उसके बारे में काफी जानकारी प्राप्त करता रहता है। एक आर्थिक पत्रकार की को इन दोनों तरह के पाठकों की जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए आर्थिक मामलों में विशेष लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस वर्ग के पाठक के लिए क्या लिखना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं तो ये आप पढ़ लेना। नित नया शिखर नया निखार। आगे देखिएगा आप, खेल जगत से संबंधित देखिएगा आप, ठीक है, खेल जगत से संबंधित खेल का क्षेत्र ऐसा है। एक एग्जाम्पल पढ़ देते हैं आप को सीधा, आप ये देख लेना, इसी तरह से आपको मिलेगा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने आज 2 विकेट, और ये ग्राउंड का नाम मान लो कोटला ग्राउंड पर दक्षिण अफ्रीका ने आज 2 विकेट पर 21 रनों से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन श्रीलंका के तेज गेंदबाजी या भारत के तेज गेंदबाजों ने उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया। लंच के समय तक दक्षिण अफ्रीका, समाचार लिखे जाने तक दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 125 रन बना लिए थे। और वह इस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने पहले कल नॉट आउट रहे और जैक कैलिस को उन्होंने आउट कर मेहमान टीम को एक करारा झटका दिया। इस तरह से कैलिस ने तेजी से उठती हुई गेंद पर दूसरी स्लिप में खड़े विराट कोहली को कैच दे दिया, और इस तरह से कप्तान दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रीन स्मिथ ने भी शानदार शतक लगाया। और इस तरह से ये जो बातें हैं ये आप इसमें पढ़ सकते हो। ये पूरी की पूरी खबर दी गई है, ये एग्जाम्पल दिए गए, आप पढ़ लेना इन्हें बैठकर, ठीक है। जो आपका हेलो, ये जो आपका अध्याय था, हाँ